भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दोपहर को हम शिलांग शहर पहुंच गए थे। शिलांग पहुंचने से पहले बहुत से मकामात पर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मकामात पर बंगाली हिंदू और दूसरे हिंदुस्तानी सड़क के दोनों तरफ खड़े कभी हम पर पथराव करते थे और कभी हद तक आमेज और नाजेबा अल्फाज कहते। ये सब कुछ मुनज़्ज़म तौर पर किया गया था। हिंदुस्तानी अफसरों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि ये तमाम लोग मशरकी पाकिस्तान से भागे हुए रेफ्यूजी हैं, मगर ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल न था कि वो तमाम लोग हिंदुस्तानी थे और अपनी हुकूमत के ईमा पर वो ये ओछी हरकतें कर रहे थे। शिलांग पहुंचने के बाद हिंदुस्तानी अफसर जो हमारे साथ थे हमें हिंदुस्तानी फौज के पहरे में छोड़कर शिलांग चले गए। शिलांग में हम शहर से बाहर गुवाहाटी की तरफ चली जाने वाली सड़क पर वाक़े एक झील के किनारे ठहरे। ये झील काले पानी के नाम से मशहूर है। नहायत ही खूबसूरत, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दरमियान में झील का साफ शफाफ पानी। शिलांग का शहर भी काफी खूबसूरत है। झील से शहर का मंजर बहुत ही दिलकश था। मकानों की टीन की छतें बहुत खूबसूरत लग रही थी। झील के किनारे तकरीबन 4 घंटे तक ठहरे रहे। दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि पाकिस्तान के जंगी कैदी आए हैं। थोड़ी सी देर में पूरा शहर हमें देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें भी शामिल थीं। यहाँ पर गैर मुतवक्के तौर पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। कुछ कम उम्र लड़कों और लड़कियों ने आकर हमसे बातें भी की। उनके चेहरों पर हैरत के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो सब हैरान थे कि ऐसे जवान कैसे उनके कब्जे में आ गए। उन्हें क्या मालूम कि आपस के तफरके से घर, खानदान और मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें क्या मालूम कि जब सिपाही को मोहरों की तरह बिसाते सियासत पर इस्तेमाल किया जाए तो नताइज कुछ इस तरह के निकला करते हैं कि उनको इल्म नहीं था कि हमारी फौज किन हालात में और किन किन के खिलाफ लड़ती रही है। उन्हें तो वही चीजें मालूम होती थीं जो ऑल इंडिया रेडियो सुनाया करता था। शाम के 4:30 बजे एक हिंदुस्तानी कैप्टन आया। उसने बताया कि थोड़ी देर में यहाँ से ट्रांजिट कैंप को रवाना होंगे। तमाम लोग अपनी जगहों पर बैठ गए। शाम 5 बजे वहाँ से गुवाहाटी को रवाना हुए। शिलांग से पहले गुवाहाटी सूबाई दारुल हुकूमत हुआ करता था। 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद गुवाहाटी पहुंचे। वहां पता चला कि ट्रांजिट कैंप वहां से तकरीबन 15 मील के फासले पर एक छोटी सी छावनी में है जिसका नाम चांगसरी था। रात को तकरीबन 9 बजे चांगसरी पहुंचे। फौजी बैरकों को कैंपों में तब्दील कर दिया गया था। चारों तरफ खारदार तारों और कोनों पर ऊंचे ऊंचे टावर खड़े किए गए थे। वहां पर 2 ट्रांजिट कैंप बनाए गए थे। कैंप नंबर 1 का इंचार्ज एक रिटायर्ड मेजर और कैंप नंबर 2 का मेजर गुप्ता था। मेजर गुप्ता कैंप नंबर 2 का इंचार्ज होने के साथ साथ दोनों कैंपों का इंचार्ज भी था। हमें पहले दिन कैंप नंबर 2 में ले जाया गया। कैंप का इंचार्ज रिटायर्ड मेजर वहां पहुंच गया। उसने हमसे हाथ मिलाया और कैंप में दाखिल होने का तरीकाकार बताया। मेजर बूढ़ा था और खलीक भी। तरीकाकार कुछ इस तरह से था कि कैंप में दाखिल होने के फौरन बाद एक गैलरी थी जिसमें अपना तमाम सामान इंस्पेक्शन के लिए रखना था। इंस्पेक्शन के बाद अपनी अपनी बैरकों की तरफ जाना था। तलाशी के दौरान सबसे सिगरेट, माचिस, ब्लेड, कैंचियां और दीगर सामान ले लिया गया। वहां से फारिग होने के बाद हम अपनी बैरक की तरफ चले गए। इस बैरक में 3 कमरे और एक गुसल खाना था। हम कुल 8 अफसर थे। 2 कमरे हमें दिए गए। कमरों में चारपाइयां थी और बिस्तर हमारे अपने साथ थे। हमारे अर्दली हमारे साथ थे। वो बिस्तर लगाकर अपनी बैरक को चले गए। खाने का उस रात कोई इंतजाम न हो सका, इसलिए रात यूं ही गुजरी। उस बैरक के 3 कमरों में से एक में पहले से 2 अफराद मौजूद थे। कैंप के अंदर भी उस बैरक के चारों तरफ खारदार तार लगे हुए थे। एक तरफ एक दरवाजा था जिसे रात के 10:30 बजे बंद कर दिया गया। रात को हम में से एक अफसर ने तीसरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। अंदर 2 जख्मी पाकिस्तानी फौजी अफसर थे। एक कैप्टन जफरुल्लाह और दूसरा मेजर अकरम। मेजर अकरम बहुत ज्यादा जख्मी थे, सहारे के बगैर चल फिर नहीं सकते थे, और कैप्टन जफरुल्लाह निस्बतन कम जख्मी था मगर पेट का जख्म शदीद था, फिर भी चल फिर सकता था। दोनों अफसरों से हम सब की मुलाकात हुई। उनसे मिलकर हम सबको दिली खुशी हुई और उन्हें जिस कदर खुशी हुई इसका अंदाजा मैं उनके चेहरों से लगा सकता था। उनके चेहरों से आया था कि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिसका उन्हें बहुत दिनों से इंतजार था। पाक फौज के ये दोनों गाजी जिला मेमन सिंह मोमिन शाही में दुश्मन की कैद में आ गए थे। ये दोनों अफसर चांगसरी ट्रांजिट कैंप से पहले CMH शिलांग में ज़ेरे इलाज थे। अस्पताल में हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने उनके इलाज में कोई दिलचस्पी न ली।
और सेहत याब होने से पहले ही उन्हें कैंप में भेज दिया। कैंप में तिब्बी सहूलतें न होने के बराबर थीं। डॉक्टर तो मौजूद था मगर दवाइयां नाम को थीं। हर सुबह कई बीमार और जख्मी अफसर और जवान MI रूम में जाते मगर बहुत देर बैठने के बाद बगैर किसी इलाज के वापस आ जाते। दूसरे दिन सुबह कैंप का एडजुटेंट जो नेवी का सब लेफ्टिनेंट था आया और कुछ वक्त हमारे साथ गुजार कर चला गया। उसने ज्यादातर बातें कैंप के इंतजाम वगैरह के बारे में कही और कैंप के अहकाम स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमें पढ़कर सुनाए। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही मेजर गुप्ता आ गया। उसने बहुत ही भौंडे तरीके से तमाम अफसरों को बाहर आने का कहा। जब तमाम अफसर अपने कैंप से बाहर आकर एक जगह खड़े हो गए तो उसने कहा, मैं आपके सामान की तलाशी लेना चाहता हूँ। हमने अपने अर्दलियों को अपना सामान बाहर लाने का कहा। इस पर मेजर बिगड़ गया। कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपना सामान लाएं और खुद ही तलाशी करवाएं। इस हरकत का मकसद सिवाय हमें जलील करने के और कुछ न था। तलाशी तो बहाना थी। उसने तलाशी ली और हमारी जो भी चीज अच्छी लगी वो उसने रख ली। तलाशी के दौरान और बाद में वो ऐसी बातें करता रहा जो निहायत ही तहकीर आमेज और दिल आज़ार थीं। हम में से बाज अफसरों ने तुर्की बतुर्की जवाब भी दिए मगर हमारे सीनियर अफसरों के बीच में आने की वजह से मामला रफा दफा हो गया। इस तुर्श कलामी के बाद मेजर गुप्ता में ज्यादा बातें बनाने की हिम्मत न रही। वो वहां से चला गया। उसके जाने के निस्फ घंटे बाद हमारे एक आदमी ने आकर इत्तला दी कि कीमती अशिया जमा करने के लिए एक हिंदुस्तानी अफसर कैंप में आया हुआ है। हम तैयार होकर वहां गए जहां हिंदुस्तानी कैप्टन ने कीमती अशिया जमा करने का इंतजाम कर रखा था। वो तमाम लोग जो हमारे साथ थे उनकी कीमती अशिया मसलन घड़ी, रेडियो और अंगूठी जमा करवाई गई। जमाशुदा अशिया की बाकायदा रसीदें दी गई। अशिया के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी जमा की गई, उसकी भी बाकायदा रसीदें दी गई। इलावाजी हमारे जंगी कैदी कार्ड भी यहीं पर तैयार किए गए। यहाँ हमें बताया गया कि हमें किसी भी वक्त यहाँ से चलने का हुक्म दिया जा सकता है। जहाँ तक उस कैंप के हिफाजती इंतजामात का ताल्लुक था, हिंदुस्तानियों ने किसी किस्म का खतरा मोल लेने का कोई इम्कान न छोड़ा। कैंप के चारों तरफ तकरीबन 10 फुट ऊंची खारदार तार की बाड़ लगी हुई थी। उनके दरमियान के हिस्से में मुसल्ला सिपाही दिन रात गश्त किया करते थे। हर कोने पर एक एक ऊंचा टावर था जिस पर दिन रात 2 सिपाही खुदकार हथियारों से मुसल्ला मौजूद होते थे। इन टावरों पर सर्च लाइटें भी लगी हुई थीं जो रात को बवक्त जरूरत किसी भी इलाके को दिन की तरह रोशन कर देती। इन इंतजामात के बावजूद अफसरों के कमरे के चारों तरफ खारदार तार की एक और बाड़ लगा दी गई थी जिसका एक दरवाजा था जो रात के 9 बजे बंद कर दिया जाता था। इन हिफाजती इंतजामात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तानी किस कदर मोहतात थे। यहाँ पर 2 रात कयाम करने के बाद हमें कैंप नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया जिसका इंचार्ज मेजर गुप्ता था। उस कैंप में अफसरों को एक लंबी बैरक में रखा गया। उसके चारों तरफ खारदार तार तो न थे मगर 9 बजे के बाद उसका दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाता था। हवाइज जरूरिया के लिए 2 कनस्तर बैरक के अंदर रख दिए गए थे। उनसे कमरे की फजा निहायत ही मुताफन रहती थी। मेजर गुप्ता से शिकायत भी की गई। उसने जवाब दिया कि उसे जनरल हेडक्वार्टर से ऐसे अहकामात मिले हुए हैं जिनके तहत वो कुछ नहीं कर सकता। मगर कुछ अरसे बाद पता चला कि ये सब झूठ था। मेजर गुप्ता हमें परेशान करना चाहता था। उस कैंप में 2 दिन के कयाम के दौरान 2 वाकयात ऐसे हैं जो काबिल जिक्र हैं। पहला वाकया यूं है कि पाकिस्तानी स्काउट्स के भी कुछ जवान उस कैंप में थे। उनमें एक के कपड़ों से कोई पुराना ब्लेड बरामद हुआ। कयामत बपा हो गई। बहुत देर मेजर गुप्ता शोर मचाता रहा। आखिरकार उसने जवान का मुंह काला करके पूरे कैंप का चक्कर लगवाया। हम सब शर्म से गड़े जाते थे और गुस्से से बेकाबू हुए जा रहे थे मगर बेबसी खुदा की बदतरीन लानतों में से है। इसका अंदाजा वही लगा सकते हैं जिन्हें इससे 2-4 होना पड़ा हो। दूसरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि आप पर हिंदुस्तानी सोच और ज़हनियत वाज़े हो। ये वाकया इस तरह है कि उस कैंप में पहुंचने के दूसरे दिन बाद दोपहर को हम कुछ अफसर अपनी बैरक से बाहर खड़े बातें कर रहे थे। कैंप के दरवाजे पर एक कार रुकी। उसमें से 2 औरतें और एक उधेड़ उम्र मर्द निकलकर कैंप में आए। थोड़ी देर बाद वो लोग कैंप के एडजुटेंट के साथ हमारे पास आ गए। एडजुटेंट ने उनका तारुफ करवाया। वो हिंदुस्तानी फौज का कर्नल था। बहुत से मौजू ज़ेर बहस आए मगर ज्यादा वक्त कर्नल साहब ही तकरीर फरमाते रहे। उनकी तकरीर का खुलासा ये था कि हिंदुस्तान को एक न एक दिन आलमी सियासत में वो मकाम मिल जाएगा जो अमेरिका, रूस और चीन को हासिल है। पाकिस्तान अपनी बका के लिए नाकाम रहा है। इसे एक न एक दिन खत्म होना ही है। अगर पाकिस्तान के लीडर इस हकीकत को समझ लें और हिंदुस्तान से कन्फेडरेशन कर लें तो हिंदुस्तान वो मकाम जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है बहुत जल्द हासिल कर सकता है। उन्होंने मजीद फरमाया कि जरूरी है कि मुसलमान अपने आप को जुग्राफियाई हुदूद से बालातर न समझें बल्कि उनमें अपने आप को मुक़य्यद कर लें और उसकी निस्बत से अपने आप को मंसूब करें। आप इससे अच्छी तरह अंदाजा लगा सकेंगे कि हिंदुस्तानियों के क्या अज़ाइम हैं। अगर वो अपने इस मज़मूम मकसद में कामयाब हो गए तो जो हशर मुसलमानों का इस खित्ते में होगा उसके तसव्वुर से ही रूह काम जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो हजरात जिन्हें इस ज़हनियत से वास्ता नहीं पड़ा वो इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपने फैसलों पर नजरसानी करेंगे। चांगसरी कैंप में हमारे क़याम के चौथे दिन चंद एक हिंदुस्तानी अफसर हमारे कैंप में आए।
ये सब के सब हमारी बैरक में आए और नए साल की मुबारकबाद देने लगे। हमें एहसास तक भी न था कि नया साल शुरू हो चुका है। वो लोग काफी देर हमारे साथ बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। जब जाने लगे तो हमने उनसे दरियाफ्त किया कि वहाँ से कब तक हमें अपने कैंप के लिए रवाना होना है और हमें कौन से कैंप में भेजा जा रहा है। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उसी रोज रात के तकरीबन 10 बजे हमें बताया गया कि कल सुबह हमारी ट्रेन रवाना होगी। हम तैयार रहें। तैयारी का रस्मन बता दिया जाता था, वरना तैयारी की कोई जरूरत नहीं थी। हम तो इस हालत में थे कि हर दम तैयार। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 9 बजे प्राइवेट ट्रक हमें लेने आ गए। ये ट्रक हर तरफ से बंद थे। उनमें हमें सवार करके चांगसरी रेलवे स्टेशन ले जाया गया। ट्रेन पहले से वहाँ खड़ी थी। वहाँ कैप्टन सहगल से हमारा तारुफ कैंप एजुटेंट ने करवाया और बताया कि कैप्टन सहगल हमारी ट्रेन के गार्ड ऑफिसर होंगे। कैप्टन सहगल ने हमारे सीनियर अफसर को ट्रेन में जगह के बारे में और रास्ते में खाने पीने का बंदोबस्त करने और दीगर इंतजामात के बारे में बताया। अफसरों के लिए दर्जा अव्वल के डिब्बों का इंतजाम किया गया था, मगर जवानों के लिए जो डिब्बे थे उनकी खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया गया था। हमारे अफसरों ने हिंदुस्तानी अफसरों से एहतजाज किया, जिसका खातिर खा नतीजा बरामद हुआ। कैप्टन सहगल ने नई सूरत हाल से अपने बालाई अफसरों को मुत्तला किया तो उन्होंने फैसला दिया कि ट्रेन को गुवाहाटी वर्कशॉप भेजा जाए और तमाम खिड़कियों के साथ तख्तियों की बजाय लोहे की सलाखें लगा दी जाएं। इस हुक्म के तहत ट्रेन को गुवाहाटी भेज दिया गया। हमारे तमाम जवानों को वहीं प्लेटफॉर्म पर उतार लिया गया और अफसरों को वापस कैंप में भेज दिया गया। उन्हें ये खतरा था कि कोई ना कोई अफसर जरूर फरार हो जाएगा। शाम 4:30 बजे कैप्टन सहगल ने इत्तला दी कि ट्रेन वापस आ गई है और शाम के बाद किसी भी वक्त रवाना हो जाएंगे। सूरज गुरूब होने से पहले ही रात का खाना आ गया, जो जहर मार किया, और एक प्राइवेट ट्रक में बैठकर स्टेशन को रवाना हुए। स्टेशन पहुंचे तो सूरज गुरूब होने वाला था। ट्रेन से उतरकर अफसर टोलियों में अलग अलग खड़े हो गए। हिंदुस्तानी सिपाही चारों तरफ पहरा दे रहे थे। कुछ सिविलियन भी स्टेशन पर आ जा रहे थे। 20-25 मिनट बाद खासा अंधेरा हो गया और उस वक्त वो वाकया हुआ जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम खड़े बातें कर रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची आई और उसने सरगोशी में हमें मुखातिब किया, भाईजान। हम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। उसने अपना नन्ना सा हाथ आगे बढ़ाया। हमने देखा कि उसके हाथ में कुछ है जो कपड़े में लिपटा हुआ है, मगर ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसमें क्या है। वो मासूम फिर कहने लगी, भाईजान, ये मेरी अम्मी ने भेजा है और कहा है कि अगर मौका मिले तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को दे आओ। मुझे मौका मिल गया है भाईजान, ये आपके लिए है। जज्बात का एक समंदर था जो आनन फानन हमारे दिलों में मौजन हो गया। मेरा जी चाहा कि खूब रोऊं और जज्बात मेरी आंखों से बहकर निकल जाएं, मगर मसलहत का तकाजा था कि वो जो कुछ भी था उसे फौरन ले लिया जाए, क्योंकि उस लड़की का हमारे पास से ज्यादा देर खड़ा रहना हिंदुस्तानियों को शक में डाल सकता था। हम जानते थे कि बच्ची पकड़ी गई तो हिंदू उसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक करेंगे। हमने फौरन वो कपड़ा बच्ची से ले लिया और उसे चले जाने को कहा। बच्ची बड़ी खुश वापस चली गई। उसे खुशी इस बात की थी कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और हमें खुशी इस बात की थी कि मुसलमान बेटियां कितनी दलेर और निडर होती हैं। हमारी उस बच्ची ने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर हमारी मदद की। उस कपड़े को खोल कर देखा तो उसमें कुछ हिंदुस्तानी रुपए निकले। खुदा की कसम, ये रुपए पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा थे। ये रुपए खुलूस, प्यार, मिल्ली इत्तेहाद और एक अजीम रिश्ते के पैगाम्बर थे। तमाम जवानों को डिब्बों में बंद करने के बाद हम सब अफसर अपने कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गए। अब तमाम डिब्बों की खिड़कियों के साथ लोहे की सलाखें लगा दी गई थीं। इसके अलावा दरवाजों में दोहरे कुफल यानी इंटरलॉक के अलावा एक जंजीर डालकर उसे भी मुकव्वल कर दिया गया था, और हर दरवाजे पर एक मुसल्ला संतरी खड़ा था। नामालूम वजूह की बिना पर ट्रेन कोई 5 घंटे की ताखीर के बाद रवाना हुई। मेरी आंख लग गई थी। ट्रेन के शोर से मेरी आंख खुली। बाहर देखा तो अंधेरे के सिवा कुछ न था। मैं सोचने लगा कि बाहर उजाला भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता। हम तो कैद के अंधेरे में भटक गए थे। न जाने कब नूरे आजादी नसीब होगी, मगर एक अज़्म था, एक जज्बा था, एक लगन थी, जिसके ज़रिए असर हर लम्हा दिल में ये ख्याल पुख्ता हो जाता था कि कैद का अरसा तवील नहीं होगा। कम से कम मेरे दिल में इस उम्मीद की किरण रोशन होती जा रही थी कि मैं पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊंगा। कुछ और ख्याल भी आए। बाज ने परेशान और उदास भी किया। जहन मैदान जंग में वापस चला गया तो मेरी आंख लग गई। अब जो आंख खुली तो हर तरफ रोशनी थी, और हम अभी तक आसाम के ही इलाके में सफर कर रहे थे, जिसका अंदाजा मुझे चाय के बागात को देखकर हुआ। कैप्टन सहगल हमारे डिब्बे में आया। कैप्टन सहगल गुरखा रेजिमेंट का अफसर था और मजहब का हिंदू, मगर दूसरे हिंदू अफसरों की तरह मुतासिब नहीं था। खासा हंसमुख और दिलचस्प आदमी था। हमारे डिब्बे में मेरे अलावा 3 और पाकिस्तानी अफसर थे। थोड़ी देर में कैप्टन सहगल का अर्दली चाय लेकर आ गया, जो उसने गालिबन हमारे लिए बनवाई थी। चाय के दौरान मैंने कैप्टन सहगल से पूछा कि हमारी मंजिल कौन सी है, तो उसने जवाब दिया कि वो खुद भी इससे बेखबर है। रास्ते में उसे किसी स्टेशन पर हिंदुस्तानी मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी मिल जाता जो उसे वहां से अगले मकाम तक ट्रेन ले जाने का पैगाम देता। रेलगाड़ी रात को चलाई जाती और दिन को किसी छोटे से स्टेशन पर खड़ी रखी जाती, जिसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती थी कि हिंदुस्तानी नहीं चाहते थे कि हम वहां के इलाकों और लोगों को अच्छी तरह देख सकें,
یہ بھی ان کی ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ وہ ہمارے فرار کو ناممکن بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ٹرین سے فرار کے کئی طریقوں پر غور کیا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اندر کھڑے سنتریوں کو قابو کر کے اور ہندوستانی افسر کو یرغمال بنا کر فرار ہوا جائے، مگر چند ایک وجوہات کی بنا پر عمل نہ ہو سکا، اور دوسرے طریقوں کے لیے بھی احوال و قوائف سازگار نہیں تھے۔ بہرحال میرے دل و دماغ پر فرار غالب رہا۔ سفر کے دوران کئی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ ایک اس وقت پیش آیا جب ہماری ٹرین مغربی بنگال کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ ہندوؤں اور ہندو بنگالیوں نے ہماری ٹرین پر اندھا دھند پتھراؤ شروع کر دیا۔ ایک خاصا بڑا پتھر کیپٹن سہگل کے ڈبے کی کھڑکی پر لگا، جس نے شیشہ چکناچور کر دیا۔ کیپٹن سہگل نے فوراً زنجیر کھینچ کر گاڑی کو روکا اور ریوالور ہاتھ میں لے کر ہجوم کی جانب دوڑنے لگا۔ ہجوم تتر بتر ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹرین کو دوبارہ چلا دیا گیا۔ کیپٹن سہگل نے اس ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ دوسرا واقعہ یوپی کے علاقے میں پیش آیا۔ ایک اسٹیشن پر جن سنگھیوں نے باقاعدہ لاؤڈ سپیکر سے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اور انتہائی نازیبا الفاظ کہے۔ ہم نے پورے جوش و خروش اور غضب سے جواب دیا اور جلد ہی ہماری ٹرین کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جن سنگھی ہی نہیں، تمام تر ہندو، خواہ وہ کسی جماعت سے متعلق تھے یا نہیں، پاکستان کی اور پاکستان کے جنگی قیدیوں کی تذلیل کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس قوم کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان ان کے ہاتھ آیا تھا، لہٰذا ہندو نہایت اوچھے طریقوں اور گھٹیا الفاظ سے اس نفرت کا اظہار کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بھری ہوئی تھی۔ 27 گھنٹوں کے دوران صرف ایک بار چائے اور کھانا تیار کرنے کی اجازت ملی، حالانکہ وقت بہت ملتا تھا، مگر کیپٹن سہگل کی زبانی معلوم ہوا کہ راشن کم تھا۔ راستے میں کسی چھوٹے اسٹیشن پر گاڑی روک لی جاتی، وہیں پر ہمارے اپنے باورچی جوانوں اور افسروں کے لیے کھانا تیار کرتے۔ ہندوستانی گارڈ کے جوان بھی اپنے لیے کھانا خود تیار کرتے۔ کھانا پکانے کے لیے بہت تھوڑا وقت دیا جاتا تھا۔ جو ہی کھانا تیار ہوتا، جوانوں میں تقسیم کر دیا جاتا، جو انہیں گاڑی کے اندر بیٹھ کر کھانا پڑتا۔ پہلا کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک ٹرین وہیں کھڑی رہی۔ افسروں کو باہر جانے کی اجازت تھی، جس کا کسی کو کوئی شوق نہ تھا۔ ہم پر متعین ہندوستانی گارڈ میں ایک مسلمان بھی تھا۔ وہ بڑی ہی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں ہمیں دیکھتا، اور جب کبھی تنہائی میں اسے ہم میں سے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوتا، وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتا اور بہت کوشش کرتا کہ اپنی داخلی بے چینی پر قابو پائے، مگر اکثر اس کی آنکھیں وفا نہ کر سکتی۔ یہ ہندوستان کے صرف ایک مسلمان کے جذبات اور احساسات نہیں، بلکہ وہاں کے ہر ایک مسلمان کے تھے۔ خون اور مذہب کے مستحکم اور مقدس رشتے اس ایک مسلمان سپاہی کی آنکھوں میں چمک کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا حال سنا رہے تھے۔ ہم نے ٹرین سے فرار ہونے کی ایک اسکیم بنائی۔ اس کے مطابق بیت الخلاء کا کموڈ اکھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ اگر یہ اکھاڑ لیا جاتا تو چلتی ٹرین سے نکلنے کا راستہ مل جاتا، مگر کسی آواز کے بغیر کموڈ نہ اکھاڑا جا سکا۔ خاصے غور و خوض کے بعد ایک اور طریقہ سوچا گیا، جو یوں تھا کہ ہمارے ڈبے کے اندر متعین سنتریوں کو زیر کر کے ان سے چابی چھینی جائے اور دروازہ کھول کر گاڑی سے کودا جائے۔ سب متفق ہو گئے، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ راستے میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ پاکستان کے جنگی قیدیوں کی اسپیشل ٹرین جا رہی ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے۔ ان کے چہروں پر میں نے کرب کے جو آثار دیکھے وہ ساری عمر بھلا نہیں سکتا۔ ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی تو دیگر لوگوں کے علاوہ کچھ نوجوان بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ لوگ زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے ان کی گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ جنگی قیدی ہیں، انہیں فرسٹ کلاس میں کیوں بٹھایا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ افسر ہیں اور جنیوا کنونشن کے تحت افسروں کے ساتھ افسروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ افسر ہیں تو کیا، ہمارے دشمن تو ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ قیدیوں کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ 5 دنوں کی مسافت کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے، جس کے متعلق ہمیں یہاں پہنچنے تک نہیں بتایا گیا تھا۔ اس اسٹیشن پر چھوٹا سا ایک ریلوے ورک شاپ بھی تھا، جس کے قریب لے جا کر ہماری ٹرین کو روکا گیا۔ یہاں پر صرف افسروں کو نیچے اترنے کی اجازت تھی، جوانوں کو ٹرین میں بند رہنا تھا۔ ہر طرف پہرا بڑا ہی سخت تھا۔ یہاں پر ہندوستانی افسروں سے پتہ چلا کہ ہمارے کیمپ کا نمبر 45 ہے اور وہ فتح گڑھ چھاؤنی میں بنایا گیا ہے۔ فتح گڑھ دریائے گنگا کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پر راجپوت ریجمنٹ کا ریجمنٹل سینٹر ہے۔ ہندوستانی افسروں کی زبانی معلوم ہوا کہ پاک فوج کے نمبر 6 پنجاب ریجمنٹ کے افسر بھی اسی کیمپ میں ہیں۔ میں کچھ خوش ہوا کیونکہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں میرا پلیٹون کمانڈر انسٹرکٹر میجر طارق پرویز بھی اسی یونٹ میں تھا۔ کاکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ اکیڈمی کے بعد ہماری پہلی ملاقات دیار غیر میں ہونے والی تھی، اور یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ طارق پرویز اور میں ایسے کٹھن سفر میں ہم سفر ہوں گے جو ہمیں موت تک لے جا سکتا تھا۔ اسٹیشن
स्टेशन पर बहुत से शहरी इकट्ठे हो गए थे और रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था। 8 बज रहे थे। हमने नाश्ता करने के लिए इजाजत मांगी, मगर हिंदुस्तानियों ने ये कहकर इजाजत न दी कि थोड़ी ही देर में यहाँ से कैंप को रवानगी हो जाएगी, इसलिए चाय कैंप में ही चलकर तैयार करें। रास्ते में 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिलने की वजह से भूख ने भी ज्यादा सताना शुरू कर दिया था, मगर मेरे मुजाहिदों ने गैर मामूली सब्र और इस्तकलाल का मुजाहिरा किया। हिंदुस्तानी अच्छी तरह जानते थे कि 3 या 4 घंटों से पहले वहां से रवानगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी सिर्फ तंग करने की गरज से लोगों को नीचे आने की इजाजत न दी और नाश्ता तैयार करने की इजाजत भी न मिली। ये तमाम हरकत उनकी घटिया और मुस्लिम कुश ज़हनियत की अक्कासी कर रही थी। तकरीबन 11 बजे सबको नीचे उतारा गया और उनके सामान की जांच पड़ताल शुरू हो गई। यहाँ पर भी जांच पड़ताल के दौरान हर अच्छी चीज को हथिया लेने की कोशिश की गई और कई जाती चीजें हथियाई भी गईं। फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर दीगर लोगों के अलावा राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का कमांडेंट कर्नल भी मौजूद था। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वहां के लोगों ने अपने हिंदुस्तानी फौजियों का बड़ी ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। चंद एक जवान लड़कियों ने अपने फौजियों के माथों पर तिलक लगाए और तोहफे पेश किए। वो उनके फातेह सिपाही थे। ये मामूली सी बात नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस शिकस्त के असबाब खा कुछ ही थे, लेकिन आखिर शिकस्त होती है। स्टेशन पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी इकट्ठे हो गए थे, मगर उन्हें एक खास जगह से आगे आने की इजाजत नहीं थी। लोग बड़े ही ताज्जुब से देख रहे थे। यही पाकिस्तानी फौजी थे जिनके नाम से वो लोग खौफजदा रहते थे। अब भी उनके चेहरों से ये बिल्कुल अयां था कि वो अपने आप को फातेह तसव्वुर नहीं कर रहे और उनके चेहरों पर फातेह वाली रौनक और तमकिनत नहीं थी, बल्कि ये तासुरात ताज्जुब और मखबूतुल हवासी के थे। थोड़ी देर बाद एक हिंदुस्तानी अफसर ने हमारे सीनियर ऑफिसर से कहा कि सीनियर कमांडेंट थोड़ी ही देर में हमसे कुछ बातें करेंगे। चुनाचे तमाम अफसर एक जगह इकट्ठे हो गए। कर्नल मौजमदार के साथ उसकी बीवी और 2 लड़कियां भी थीं, मगर जिस वक्त कर्नल हमारे पास आया वो कुछ पीछे ही रह गईं। कर्नल ने हमें खुशामदीद कहा और मुख्तसर सी तकरीर की, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि हिंदुस्तानी अफवाज की ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो एक बाकायदा फौज के अफसरों और जवानों को कैद में रखें, मगर चंद सियासी वजूहात की बिना पर ऐसा करना जरूरी हो गया है। ये फौजी हुक्काम के इख्तियार से बाहर था और ये कि बहुत जल्द हम लोग अपने मुल्क भेज दिए जाएंगे। हमें हर बात का इल्म था और हिंदू ज़हनियत का काफी तजुर्बा भी था, इसलिए हमने कभी उस पर यकीन नहीं किया कि हम बहुत थोड़े अरसे में वापस अपने वतन भेज दिए जाएंगे। सदियों बाद हिंदुओं को अपनी फौज का मोराल बढ़ाने का मौका मिला था। इससे उन्होंने तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों को बालाए ताक रख कर फायदा उठाया। कर्नल मौजमदार के खिताब के बाद तमाम जवानों को गाड़ी से उतार कर उन्हें उनकी यूनिटों और सब यूनिटों के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया। इस दौरान वहाँ जो हिंदू शहरी जमा हो गए थे वो हम पर आवाजें कसते रहे और इसी जिगरपाश फजा में हम फौजी गाड़ियों में सवार होकर अपने कैंप की तरफ रवाना हो गए। गाड़ियों को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था ताकि कोई आदमी देख न सके कि ये शहर कैसा और माहौल कैसा है। ये भी फरार के खिलाफ एक एहतियाती तदबीर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए